अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कम पानी वाले क्षेत्रों में धान की सांडा विधि से करें खेती। हल्दी की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और अभी हल्दी की फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार अलग अलग अवस्थाओं पर है। इस समय खेत में जल भराव, खरपतवारों की अधिकता, रोग और हानिकारक कीट हल्दी की फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इस समय फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार। किसान भाइयों को अभी 1 महीना के आसपास हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले उनको इस बात का ध्यान देना है कि हल्दी में हम गर्मी का समय अभी है, तो इसमें भी सिंचाई हमेशा करते रहना चाहिए। और यह मिट्टी की किस्म पर भी निर्भर करता है, यानी 7 से 10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दे। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। और हल्दी की फसल में खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए खरपतवार के लिए बहुत सारा जो है दवा भी आता है, जैसे पैराक्वाट आता है, उसका भी हम डाल सकते हैं 40 दिनों के अंतराल पर, 80 दिनों के अंतराल पर, 120 दिनों के अंतराल पर। और उसके अलावा अगर हम रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो जब निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय हम निराई गुड़ाई के साथ साथ हम पलवार का प्रयोग कर सकते हैं। पलवार में जैसे मान लीजिए हम पुआल का पलवार कर सकते हैं, मक्का के पत्ते का कर सकते हैं, गन्ना के पत्तियों का कर सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। और उसके अलावा जो कुछ पोषक तत्व, जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन को 3 बराबर भाग में बांट करके पहला जो है 2-3 पत्ती आने की अवस्था पे, यानी 30 से 35 दिन का अवस्था पे हमको देना है। उसके बाद से दूसरा नाइट्रोजन का प्रयोग हमको 65 से 70 दिनों के बाद देना है। तीसरा नाइट्रोजन का प्रयोग हमको 95 से 100 दिनों के बाद पे देना है। और फास्फोरस एवं पोटास जो है खेत की तैयारी के समय किसान भाई दे दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो अभी भी फास्फोरस पोटास दे करके मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पोषक तत्व की कमी का लक्षण
पहले दिखाई दिया हो तो फेरस सल्फेट 25 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के समय साथ में अंतिम जुताई के समय दे सकते हैं। और इसमें हल्दी में मुख्य रूप से जो बरसात में हल्दी में भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, तो जल निकासी का व्यवस्था, जितना भी हमारा कंद वर्गीय फसल है उसमें पानी हमारा बहुत दुश्मन होता है, तो ऐसी स्थिति में पानी निकासी का व्यवस्था तत्काल करना चाहिए किसान भाइयों को, ताकि हमारा हल्दी का फसल से अच्छा उत्पादन हो सके। और हल्दी में जो कुछ हमारे कीट लगते हैं, जैसे तना छेदक लगता है, यह तना में घुस करके छेद कर देता है और हल्दी की फसल को पूरी तरीके से सुखा देता है, जिससे हमारा पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। इसके लिए डाइमेथोएट दवा जो है उसका 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए, इसके अलावा जो रोग हमारा लगता है पर्णचित्ती पर्ण धब्बा, इसमें हम इंडोफिल M45 नामक दवा को 2.5 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो रोग से भी हमारा हल्दी की फसल बच सकती है। और किसान भाइयों को यह भी सलाह है कि जब भी हम कंद वर्गीय फसल लगाएं तो बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अथवा ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमको उपचारित करना चाहिए। खुदाई जो है लगाने के 210 से लेकर के 220 दिनों में वैरायटी के आधार पे जो है हो जाती है, और जब पूरा पौधा पीला पड़ करके सूखने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि हल्दी हमारा पक गया है, खुदाई योग्य तैयार हो गया है। तो इसके लिए जो है खुदाई कर करके उसके जो कंदों को साफ करके छाया जगह पर रखें, और जहाँ पर ठंडा जगह हो वहाँ पे इसको रख करके हम भंडारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मॉनसून की बेरुखी के कारण धान की खेती में आज बहुत बदलाव हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर धान की फसल को रोपा करके लगाया जाता है, जिसमें पानी अधिक लगता है। ऐसे में समय पर बारिश न होने पर फसल खराब हो जाती है। इसी को देखते हुए धान की सीधी बुआई पर जोर दिया जा रहा है, जो कम पानी में सफल भी है। ऐसे ही एक और विधि है धान रुपाई की सांडा विधि। देखिए ये खास रिपोर्ट। खरीफ की खेती का ये समय है और इस समय बहुत बड़े एरिया पर धान की खेती की जाती है, लेकिन मानसून की देरी और वर्षा में अनियमितता के चलते धान की खेती में रिस्क बढ़ गया है। ऐसे में धान की खेती के लिए नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, जिसमें धान की सीधी बुआई तकनीक तो किसान अपना ही रहे हैं, सांडा विधि का भी आपने नाम जरूर सुना होगा, जिसे किसानों ने ईजाद किया है। धान की सांडा विधि से खेती यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में की जा रही है। इस विधि में लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की ही खेती की जाती है। इसमें धान की नर्सरी 7 से 15 मई तक हर हाल में लगा देनी चाहिए। जब ये पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तब उसे उखाड़कर दूसरे खेत में रोपा जाता है, जहां बहुत घनी रोपाई की जाती है। यहाँ पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी 8 सेंटीमीटर रखी जाती है और एक साथ 8 से 10 पौधों की रोपाई की जाती है। फिर जब यहाँ पौधे लगभग 21 से 25 दिन के हो जाते हैं तब मुख्य खेत में रोपे जाते हैं।
2 बार धान की रोपाई करना ही सांडा धान की खेती कहलाता है। मुख्य खेत में रोपाई करने में ये ध्यान रखें कि एक ही पौधे की रोपाई की जानी चाहिए और पौधों की लाइन से लाइन 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। यहाँ पर खाद उर्वरकों की मात्रा सामान्य धान की रोपाई में जैसे प्रयोग की जाती है वही यहाँ भी प्रयोग की जानी है। अब इसके फायदे के साथ कुछ नुकसान भी जानेंगे। 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए आमतौर पर 35 से 40 किलोग्राम बीज की नर्सरी डाली जाती है, लेकिन इस विधि में 6 से 8 किलोग्राम ही बीज लगता है। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर एरिया पर नर्सरी डाली जाती है और सांडा की पहली रोपाई 400 से 600 वर्ग मीटर एरिया पर की जाती है, जो कि 1 हेक्टेयर में फाइनल रोपाई के लिए होता है। पौधों की 2 बार रोपाई होने से पौधे काफी मजबूत हो जाते हैं और सूखा बाढ़ दोनों को आसानी से सह लेते हैं। इसमें खरपतवारों की समस्या बहुत कम आती है, रोग कीटों की भी समस्या कम देखी जाती है। अगर बरसात बहुत कम भी होती है तो कम सिंचाई करके भी भरपूर उपज ली जा सकती है। जहां तक उपज की बात है तो सामान्य रोपाई धान की तुलना में अधिक उपज मिलती है। सांडा विधि में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मजदूरों की। रोपाई में मजदूर अधिक लगते हैं। 2 बार रोपाई करने से खर्चा अधिक बढ़ जाता है। कम अवधि वाली किस्मों की उपज अधिक नहीं मिलती है, इसीलिए किसानों से हम यही कहेंगे कि मजदूरों की समस्या को छोड़ दिया जाए और लंबी अवधि वाली किस्में लगाई जाएं, तो कोई और बड़ी समस्या नहीं आती है। भारत में मशरूम उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है, परंतु लगभग 10 से 12 वर्षों के दौरान मशरूम उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और इससे कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिलता है। इसलिए किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी करने लगे हैं। किसान भाइयों, यूं तो मशरूम की विभिन्न प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन मौसम के अनुसार किया जाता है। फिलहाल अभी ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए तापमान बड़ा ही उपयुक्त है। ऐसे में यदि आप ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति। कृषकों की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की खेती करें और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है यह एक कवक है या फफूंद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पे पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाजार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुडोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लैविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अच्छा उत्पादन जो होगा पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। तो भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए। उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन 2 दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूं
का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जाली नुमान या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की होती है, उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो एक मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वई है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वई या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीज आपका न पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे। और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानी यह रखनी है कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना था, जैसे खपरेल के घर हो सकते हैं या भूसे या पैरे के भी जो आप झोपड़ी बनाते हैं उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं, या आपके पास पक्के मकान हैं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके धुलाई करके तब आपको बैग जो है किसी भी अलमीरा बना सकते हैं आप, या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना है, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। वो एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 केजी मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते हैं निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वई का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग को फिलहाल टाल दें। तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर ले, खेत के किनारे छोटे गड्ढों का निर्माण कर वर्षा जल संचयन अवश्य करें। विभिन्न खरीफ फसल की बुआई का उपयुक्त समय 30 जून तक है। अगले 2 से 3 दिनों में मौसम खेती के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, इसलिए किसान भाई ऊपरी एवं मध्य जमीन में विभिन्न फसल की बुआई का कार्य लगातार जारी रखें। धान की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा विभिन्न सब्जियों एवं फसलों के खेतों से समुचित जल निकास के लिए व्यवस्था बनाए रखें। सिंचाई, दवा का छिड़काव साफ मौसम में ही करें। ढलुआ जमीन का चुनाव कर अगेती सब्जी जैसे टमाटर, मिर्च, लत्तर वाली सब्जियों के लिए नर्सरी की तैयारी करें। सोयाबीन फसल लगाने के लिए किसान भाई वर्षा की शीघ्र बाद बुआई करें। इसके लिए अच्छे जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी उत्तम होती है। इसके लिए बीज दर 30 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लें। इसकी उन्नत किस्मों में बिरसा सोयाबीन, GS 97 डेस, RKS 18 और बिरसा सोयाबीन 31 आदि है। बीजों को बुआई के पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। महुआ की खेती सीधी बुआई के साथ साथ रोपा विधि से भी की जा सकती है। रोपा विधि से खेती करने पर उपज अच्छी मिलती है। पशुओं को बारिश से बचाएं और भारी बारिश की स्थिति में पशु शेड में जल जमाव की स्थिति को रोकें। इस समय मुर्गियों में हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है, इसलिए पोल्ट्री फार्म में चूना मिलाएं। 7 दिन के चूजों को RD टीका जरूर लगवाएं। कोक्सीडियोसिस रोग को रोकने के लिए पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जलालपुर, जिला सिवान के मोहम्मद रईस ने। आपने मुर्गियों में रानीखेत रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस बीमारी को न्यूकैसल डिसीज या ND के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी के एक बार हो जाने पर चूंकि ये वायरस से होती है तो ये बहुत अधिक नुकसान करती है। ये जो बीमारी है वो पैरामिक्सोविरिडी नामक वायरस से होती है। ये वायरस सामान्यतः श्वसन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके साथ साथ में ये पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को भी बहुत अफेक्ट करता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड, भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दे कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। और इस बीमारी में जो प्रमुख लक्षण है उनमें मुर्गियों में सर्वप्रथम दस्त लगते हैं। उसके बाद में मुर्गियों में लकवा की समस्या आती है। मुर्गी पंखों को टेढ़ा करती है, उसके बाद अपनी गर्दन टेढ़ी करने लगती है और वो एक तरफ से पैरालिसिस के सिम्टम दिखा के गिरने लगती हैं और उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और यदि इसकी रोकथाम ना किया जाए तो इसमें 100% तक मृत्यु दर संभव है। आपके फार्म में ये बीमारी अगर आ जाती है किसी कारण से तो इसकी पता करने के लिए मुर्गियों का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो प्रमुख लीजन्स आपको दिखेंगे उनमें है जो मुर्गियों का जो अमाशय है, स्टोमक है, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, उसमें उसकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड के ऊपर
पेटेचियल बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु के जैसे ह्यूमरेज दिखेंगे, खून के धब्बे से जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये वायरस इन ग्लैंड्स में बहुत वृद्धि करता है और इनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यदि किसी कारण से आपके मुर्गियों के समूह में रानीखेत बीमारी आ जाती है तो उस स्थिति में उसका नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम जो बीमार मुर्गियां हैं उनको आप फ्लॉक से अलग कर दें, उनको गड्ढे में गाड़ दें या उनको जला दें। उसके बाद में आपकी जो मुर्गियां हैं उनको द्वितीयक इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या फिर सेफ्टियोफॉर के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको इंजेक्शन लगाने की उपलब्धता नहीं है तो आपको पानी में सिफालेक्सिन, जिसको लेक्सिन के नाम से बाजार में काफ़ी उपलब्ध है, उसको आपको पानी में पाउडर को मिलाकर देना है। उसके साथ साथ में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी के कई प्रिपरेशन उपलब्ध हैं, जैसे कि हर्बल सी, आप उसको पानी में मिलाकर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। अब बात करें कि ये बीमारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे प्रमुख साधन है वो है टीका। सामान्यतः रानीखेत बीमारी का टीका चूजे में 5 से 7 दिन की उम्र में लगाया जाता है, जो कि B1 नामक इसका एक स्ट्रेन है। इसका अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। बीमारी के टीके का उपलब्ध नहीं है तो सामान्यतः मिलने वाला लासोटा स्ट्रेन को भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। उसको आपको चूजे के नसिका छिद्र में 2 बूंद आपको डालना है। उसके उपरांत आपको 21 दिन की उम्र में इस लासोटा नामक स्ट्रेन से फिर से इनको वैक्सीनेट करना है, बूस्टर डोज लगाना है और इस बार उनको उनके पीने के पानी में ये टीका मिलाकर देना है। इसके बाद 56 दिन की उम्र में इसमें एक और R2B नामक स्ट्रेन का टीका लगाया जाता है, जो कि रानीखेत बीमारी का मध्यम स्तर का टीका है और इसको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाया जाता है। रूप से आपके जो मुर्गियों का समूह है उसमें रानीखेत बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और आपके समूह का बहुत अच्छे से बचाव होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।